नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड के। आज लोगों से जानेंगे कि क्या है माहौल झारखंड में इस वक्त। क्या हेमंत सोरेन जी दोबारा सरकार बनाने वाले हैं 5 साल के बाद, या फिर इस वक्त पलटने वाली है सत्ता। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। मैं आप सभी लोग से एक सवाल पूछता हूं। जो अभी आपने देखा था कि हेमंत जी को कुछ चार्जेस लगा के और जेल में जाना पड़ा था, उसको कैसे देखते हैं? आम जनता क्या समझती है? मतलब रियलिटी में उस आरोप पे कुछ सत्यता थी या फिर वो ऐसे ही राजनीतिक आवेश में हुआ था? क्या बोलेंगे? देखिए रही बात है, बोलिए। जिस अथी पर चार्जेज जो बोल रहे हैं, अब ये तो वैधानिक चीज़ है। एफआईआर होना, उसका जांच होना और जांच से बरी होना, ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो कानूनन चीज़ है, जो वैधानिक चीज़ है, उस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब क्या सत्यता है, ये तो जांच का विषय है और जांच एजेंसी लगा हुआ है। अब इसमें राजनीति करने का कहीं उचित नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बोलेंगे अंकल जी इसके बारे में? ये जो कार्रवाई हुई थी और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था, आपने देखा कि अभी हमारे जो साथी बोले दर्शन गंजू जी कि इनका बात में ये है, सहमत हैं आप? हम सहमत है इनके बात से कि वैधानिक जब मामला जब चल रहा है तो कोर्ट का मामला है। रह गया बात कि जहाँ तक चार्जेस की बात है तो उसमें सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं है। जब भी सरकार बनी है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो प्रीवियस है, उन लोग पर भी चार्जेज हुआ है। और अदर्स राज्य में भी जो हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ न कुछ चार्जेज है। तो इसके बारे में कोर्ट है, न्यायपालिका है, बाकी उन लोग को देखना है। और इसके बारे में हम लोग और क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, इसमें हमारा यही है कि सबसे पहले तो ये मामला चूंकि अभी कोर्ट में है और माननीय कोर्ट के द्वारा उनको बेल भी दे दिया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे इसमें कि चूंकि मुख्यमंत्री जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, और अगर मुख्यमंत्री को किसी देश के एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा अगर उसको सम्मान दिया जाता है तो वो उतना आसान नहीं होता है कि कोई आया और कोई मुख्यमंत्री को आके सम्मान दे गया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईडी के पास भी था, या जो स्वतंत्र एजेंसी है जो काम कर रही थी इस पर, उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता प्रमाण था जिसके तहत वो हेमंत सोरेन को या मुख्यमंत्री से पद पर वो आरोप लगा रहे थे और उसको सम्मान दे रहे थे। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो है मामला, कहीं ना कहीं है मामला इस पर। वो जेल भी गए। ये अलग बात है कि माननीय न्यायालय उनको बेल पे दे दिया गया है। चूँकि जब तक उसका ये नहीं आ जाता है, डिसीजन नहीं आ जाता, उस पर कहना भी मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला जरूर है जिसके तहत हेमंत सोरेन जी को ईडी द्वारा सम्मान दिया गया था। चंपाई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गए जाकर, तो आप क्या सोचते हैं कि उस पर कुछ असर पड़ेगा उसका चुनाव पे? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी जो जेल गए, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो बेल दिया और बेल देने के वक्त जो उनका स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट सीधा ईडी पर था कि कोई ऐसा साक्ष्य या प्रमाण आप नहीं प्रूव कर पाए जिससे ये केस बनता है। और उसी को ध्यान रखते हुए यानी कह लीजिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी को बेल दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाने का काम किया गया। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि जैसे चंपाई सोरेन उनके साथ थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना के वो वहाँ से गए, तो आने के बाद उनने मतलब पार्टी से बिखराव हुआ, पार्टी से हटे, तो उसका क्या चुनाव पे कुछ असर देखने को मिलेगा? अंकल जी से पूछ लेता हूँ। क्षेत्र में मिल सकता है। मैं पीछे से आता हूँ। एक क्षेत्र के विधायक, आपको क्या लगता है मतलब कि जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है उसके मन में कुछ मोह माया आ जाता है? क्या होता है कि मतलब बिगड़ जाती है कहानी? ये बिहार में भी आपने देखा, जब मतलब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था एचएम के जो ये तो देखिए, हम लोग उतना दूर तक नहीं जा सकते। तो पार्टी का अपना अंदरूनी मैटर रहता है, किससे क्या दुराव है, क्या विरोध है, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अब क्या कारण था कि चंपाई जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद वो छोड़ दिए पार्टी, तब वो उनके और हेमंत जी का ही सब मैटर, इतना दूर तो हम लोग नहीं सोच सकते हैं। हम लोग एक आम पब्लिक हैं, एक आम मतदाता है, आम नागरिक हैं, उसके हम लोग अपना लोकल विकास के मुद्दे को हम लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, बेरोजगारी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जिस दंश को हम झेलते हैं 5 साल, उस दंश को हम जो है ना चुनाव में अपना व्यक्त करते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल लेता हूँ अंकल जी से। आप बोलेंगे कुछ सर? कुछ बोलना चाहेंगे? ना हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, कुछ नहीं बोलना है आपको?
मुझे ये पूछना है कि जैसे झारखंड जैसे अलग हुआ बिहार से, तो मुख्य मुद्दा ये रहा था कि आदिवासी जो समाज था, आदिवासियों की जो तादाद थी, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, उनका विकास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एक राज्य को अलग कराया गया एक आंदोलन के तहत। तो क्या 2000 में जब आज़ाद हुआ, या आप ये कह ली कि दूसरा राज्य बना बिहार से, तो क्या आदिवासियों की स्थिति में सुधार आया है? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हर चीज़ का, जहाँ तक आप आदिवासियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो हर चीज़ का एक बहुत सारा चीज़ रिकॉर्डेड होता है। इकोनॉमिकल ग्राफ होता है, एजुकेशनल ग्राफ होता है, पॉलिटिकल ग्राफ होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है सभी में इजाफा हुआ है। और समीपवर्ती हमारे जो राज्य हैं, उड़ीसा हैं, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी अच्छी खासी आदिवासियों की तादाद है। और गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात है, वहाँ भी हमारे सीएम हैं, छत्तीसगढ़ में भी उसी समाज के हैं, अभी उड़ीसा में भी जो सीएम बने हैं उसी समाज के हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी मतलब राज्य अलग करने का लोगों का सोच होगा, और निश्चित तौर पर हम लोग सही मानते हैं कि विकास में राज्य इजाफा होता है। और यहाँ पर अभी तो खुद हम आपको बोल रहे हैं कि हर चीज़ में इजाफा हुआ है। क्या कहते हैं सर, हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। आप देख लीजिए कि झारखंड राज्य का जो अलग जो गठन किया गया था, वो आदिवासी हितों को देख करके ही झारखंड को अलग किया गया था। यही नहीं, छत्तीसगढ़ को भी इसी हिसाब से किया गया था। और आप देखिएगा कि जब से झारखंड आज 24 साल हो गया है, झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, सिवाय रघुवर दास को अगर हटा दिया जाए, तो आप जितने भी मुख्यमंत्री हैं आदिवासी समाज से हैं, और उन्हीं के विकास के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया। आप राज्यपाल भी देख लीजिए, आज जो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कभी राज्यपाल हुआ करती थी झारखंड की। तो जितने भी आए और जितने भी ये बने, सारे लोगों ने, जैसे रघुवर दास भी रहे तो वो भी आदिवासियों के प्रति काफ़ी काम किए हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो आदिवासियों को इसका लाभ मिला है, और उनका विकास भी उनके ऊपर में हुआ है। देखिए, आपके ये जो आपने बोला आदिवासी समाज, और ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये झारखंड हुआ, एक सवाल और आप लोगों से है कि नक्सलवाद का जो मुद्दा रहा, बड़े लंबे समय से चलता रहा, आपके झारखंड में भी काफ़ी इसका मुद्दा उठता रहा है, और उसका नुकसान भी होता है। कभी टावर उड़ा दिया जाता है, रोडों को तोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि उस पर कुछ काम हुआ है, कम हुआ है वो सब? बिल्कुल कम हुआ है। आप देखिएगा, इसी कम हुआ है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि पहले, अब जब से झारखंड अलग हुआ है, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं झारखंड में, तो आप देखिएगा कि उसको 5 चरण में किया जाता था, 6 चरण में, 4 चरण में चुनाव किया जाता था। ये पहली बार है कि ये 2 चरण में चुनाव किया जा रहा है। इसके पीछे सीधा सीधी कारण ये था कि चुनाव आयोग का यही सोच होता था कि पहले हम लोग वहाँ, चूँकि झारखंड नक्सलियों के नाम से जाना जा रहा था, जिसके कारण उनको चुनाव कराने में भी दिक्कत आ रही थी, और उसी वजह से वो 5 चरण में चुनाव कराते थे ताकि फोर्स का जो डेवलपमेंट हो उस ज़्यादा उस तरफ हो, नक्सल की तरफ हो। लेकिन आप देखिए इस बार 2 चरण में चुनाव है, तो निश्चित तौर पे नक्सलियों का कमर भी टूटी है, उनका कमज़ोर भी, संगठन भी कमज़ोर हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि नक्सली पूरी तरह कमज़ोर पड़ गए हैं, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार हमेशा नए नए काम भी करते रही है, चाहे वो NDA की सरकार रही हो, चाहे अभी UPA की सरकार रही हो। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि झारखंड में उग्रवाद का जो प्रभाव था बिल्कुल कम हो गया, कम नहीं बल्कि खत्म होने के कगार पर है। मुझे बताइए कि इसका कुछ लोग क्रेडिट देते हैं कि पिछले 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसकी वजह से या तो नक्सलाइट्स को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हो, या उनको जैसे भी करके कम करने की जो व्यवस्था हो, या कार्रवाई करके उनको जेल में बंद करना या मारना, जो भी रहा। तो क्या आपका क्या कहना है, इस पे हुआ है ये बात? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम इसमें बिल्कुल इसका क्रेडिट राज्य सरकार को जाता है। ये केंद्र सरकार का कहीं भी कोई भी इसको क्रेडिट देना बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी पॉलिसी रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, रघुवर सरकार में जाएंगे, तो आप देखिएगा कि रघुवर सरकार में इसको पूरी तरह नेस्ताभूत करने के लिए सरकार पूरी तरह से जो है कमर कसी हुई थी। और जहाँ जब इनपुट और इंटेल मिला है, राज्य सरकार वहाँ एक्टिव रही है। केंद्र सरकार अब वहाँ से आकर के केंद्र सरकार राज्य में जो है वो नक्सलियों का खात्मा नहीं कर सकती। दूसरा है कि सरकार के द्वारा कई पॉलिसी लाई गई उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, और फिर जब धीरे धीरे जब लोग नक्सली भी ये जानने लगे कि हम लोगों का ये रास्ता, मतलब कि इसको छोड़ के हम लोग भी अगर मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो समाज के साथ चल सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या झारखंड में 2 चरण में चुनाव है, इसलिए ये कहना बेमानी है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है। पूरी तरह से ये क्रेडिट राज्य सरकार को जाती है, राज्य सरकार को जाता है। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में?
इसके बारे में जो अभी बोले, ये राज्य सरकार का क्रेडिट है यहाँ उग्रवाद को अथी करने का। और सही बात है कि जब भी चुनाव जब यहाँ हुआ करता था तो 5 चरण में 4 चरण में ऐसा हुआ करता था। इस बार 2 चरणों में हो रहा है। बहुत बड़ा झारखंड का उपलब्धि है इस विषय में। और आपने अभी पूछा कि बिहार और झारखंड, तो जब से झारखंड हुआ है तब से यहाँ आदिवासी ही को सीएम बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उससे आदिवासियों को उपलब्धि मिला है और मिल रहा है और फायदा हुआ है। फायदा हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे पूरे राज्य में, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो वहाँ पे बात होती है कि जो स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं, बिजली की जो है कि कट रही है तो उसको किस तरीके से किया जाए, यमुना गंदी है उस पर काम किया जाए। इस तरीके से आपके झारखंड में मुख्य मुद्दे क्या होते हैं? जैसे उंगली पे 5 बता देते हैं लोग, मैं पूछता हूँ अगर कहीं भी जाता हूँ तो आपसे अगर मैं पूछूं 5 क्या मुद्दे रहेंगे कि ये तो होना ही चाहिए? बिजली का तो एक मिनट, बिजली का कटना ये सब जो है सो उपलब्धि होना ही चाहिए। ऐसे कुछ सुधार हुआ है, पहले काफ़ी बिजली कटता रहता था। और साफ सफाई में भी होना चाहिए, लेकिन जहाँ नगर पालिका है वहाँ हो रहा है और जहाँ नहीं है वहाँ सफाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे सर, मुख्य 5 मुद्दे या जो भी आप सोचें, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में जिसके ऊपर मतदाता वोट डालते वक्त ध्यान में रखेगा? तो देखिए, एक तो मुद्दा रहेगा, आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और आज स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी लोगों के पास एक व्यापक समस्या बेरोजगारी की है। तो रोजगार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अभी तक रोजगार के मामले में सिर्फ तत्कालिक उपाय किए जाते हैं, दीर्घकालिक नहीं किए जाते हैं। तो आज के युवाओं को चाहिए दीर्घकालिक जो है रोजगार के संसाधन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये मुद्दा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहेगा। आपके झारखंड में जैसे मैं कई लोगों से मिला हूँ, घूमता हूँ, तो जो मैंने कमी पाई, जैसे बेरोजगारी तो आपने कही, लाइट का बहुत मुख्य मुद्दा है। स्कूलों की व्यवस्था, कुछ स्कूलों की तो बहुत अच्छी है और कुछ स्कूलों की व्यवस्था बहुत खराब है। हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल्स वो आप देखेंगे तो अगर आप सीधे यहाँ से कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मुझे लगता है कि आपको रामगढ़ जाना पड़ता होगा। रामगढ़ भी यहाँ से वो जो हॉस्पिटल है जो समरनाला के बगल में है वो 30 किलोमीटर अप्रॉक्स मुझे लगता पड़ता होगा। तो ये हॉस्पिटल का भी एक मुख्य मुद्दा होता होगा। देखिए, इस क्षेत्र में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी के बाद। चूँकि पतरातू प्रखंड खास तौर से जहाँ अभी हम लोग हैं, पतरातू प्रखंड एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। लेकिन यहाँ लोगों को स्किल बनाने के लिए एक मामूली जो है ITI का जो है, मैंने गवर्नमेंट का कोई ऐसा संस्थान नहीं है। ठीक है, जिंदल का ITI है या कोई बंजारी है, इस तरह का है। झारखंड सरकार का कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जिसमें लोगों को जो है टेक्निकली उनको जो है ट्रेंड किया जा सके, नहीं है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल रहा तो यहाँ एक मामूली PHC ब्लॉक में है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। और वहाँ भी पर्याप्त साधन नहीं है। जो संसाधन होने चाहिए हॉस्पिटल और बिल्डिंग बन जाने से नहीं होता है, वहाँ उसके पर्याप्त इक्विपमेंट्स होना चाहिए, योग्य डॉक्टर होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की कमी है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो आप जो है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है भुरकुंडा क्षेत्र में। यहाँ 40 बरस पहले सेंट्रल स्कूल था और यहाँ के लोगों ने 1 दशक तक, 15 वर्षों तक आंदोलन चलाया। लेकिन दुनिया से नए नए सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल के संस्थान खुलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है भुरकुंडा क्षेत्र जहाँ 1 लाख से ज़्यादा की आबादी बसती है, वहाँ का सेंट्रल स्कूल अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया गया। और निश्चित रूप से इसमें चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल का चीज़ है और यहाँ का सांसद का भूमिका जो भी रहे उनका बहुत ही उदासीन और नकारात्मक रहा, जिसके चलते भुरकुंडा से सेंट्रल जैसा स्कूल यहाँ से दूसरे जगह चला गया। और दूसरे भी अन्य ऐसे कोई संस्थान नहीं है यहाँ। GM कॉलेज और जुबली कॉलेज जैसे 2 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, PTPS एफिलिएटेड कॉलेज, लेकिन गवर्नमेंट का कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है या यहाँ कोई प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है। सिंपली ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट करते हैं। आज यहाँ BCA की पढ़ाई नहीं होती, BBA की पढ़ाई नहीं होती, BEd की पढ़ाई नहीं होती, LLB की पढ़ाई नहीं होती, MBA की पढ़ाई नहीं होती। तो जब तक लोगों को जॉब ओरिएंटेड कोर्स का पढ़ाई नहीं होगा तो उनको नौकरी मिलेगा कहाँ? इसके लिए तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अब यहाँ के लोगों की उतनी जो है इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है कि अपने बच्चों को बड़े शहरों में जाके पढ़ा सकते हैं। तो ये सरकार को भी देखना चाहिए और जो अभी यहाँ तक का प्रतिनिधि हुए उन पर इन्होंने कोई विशेष फोकस नहीं किया।
आज काम रह गया है लोगों को, सिर्फ एक रूटीन वर्क करते हैं कि हम साहब सांसद हैं तो हमने नली बना दिया, गली बना दिया। एक सांसद का काम वो मुखिया का काम है, वो प्रमुख का काम है, वो सांसद का काम नहीं है। सांसद का काम नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गिरधारी गोपुआ। गिरधारी जी मुझे बताइए कि, माफ कीजिएगा, गिरधारी जी मुझे बताइए कि इस बार क्या आप देख रहे हैं, माहौल क्या है? मतलब सरकार फिर से रिपीट होने वाली है या बदलने वाली है सरकार? नहीं, झारखंड में सरकार रिपीट होने वाली है। रिपीट होगी। हाँ, तो हेमंत जी के कार्य से खुश हैं आप 5 साल में? देखिए एवरेज रूप से हम निश्चित रूप से खुश हैं, क्योंकि आप देखेंगे इंडिया और एनडीए गठबंधन का, तो राज बनने के बाद तो सबसे ज्यादा शासन यहाँ एनडीए गठबंधन ने किया। लेकिन आज वो सवाल एनडीए गठबंधन उठाता है तो उसके लिए जवाब तो रिस्पॉन्सिबल वही है ना। आज 24 वर्षों में 15 वर्षों से तो ज्यादा वही सरकार में रहा, तो फिर आज ये समस्या है तो उसके लिए ज्यादा जिम्मेवार तो वही ना है। मुझे बताइए, जैसे पिछली बार हेमंत सरकार ने मिलजुल के सरकार बनाई थी, हाँ। इस बार क्या लगता है आपको, इकट्ठी सरकार बन जाएगी अकेले या फिर से आवश्यकता आप तो इस पे सवाल ही आपको नहीं पूछना चाहिए। जब मिलजुल के चुनाव लड़ रहा है, जब हम एलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार तो एलायंस की बनेगी, इंडिविजुअल कहाँ से बनेगी? उसकी तो बात ही नहीं करना बेईमानी होगा ना। इंडिया गठबंधन का एलायंस है साहब, उसमें जेएमएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, लेफ्ट फ्रंट के लोग हैं, तो सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब मिल के सरकार बनाएंगे, सब मिल के चलाएंगे। हरियाणा का चुनाव आपने देखा होगा, एक प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि वो एक साथ नहीं लड़ पाए और हरियाणा में चुनाव? देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मुद्दा होता है। हर राज्यों की अपनी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती है, और झारखंड की परिस्थितियां अलग है। झारखंड की परिस्थिति में इंडिया गठबंधन अपना गठबंधन के तरह चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। अच्छा, झारखंड के बारे में अगर मैं पूछूं तो झारखंड के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? जैसे बहुत लंबे समय से सरकार, अब तो 15वें साल की शुरुआत हो गई, तीसरा सत्र शुरू हो गया सेम गवर्नमेंट का, तो झारखंड के लोग क्या उम्मीद करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से राज बनने के बाद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्चुअली झारखंड को मिलनी चाहिए था, जो तवज्जो मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, हम साहब झारखंड का सबसे जो है हमारे प्रचुर मिनरल मेरे पास है और उसमें सेंट्रल को सबसे ज्यादा उससे फायदा होता है, उसकी प्रॉफिट सबसे ज्यादा वो ले, तो उस अनुपात में जो झारखंड को फंड मिलना चाहिए, जो प्रोजेक्ट झारखंड के अंदर आना चाहिए, वो नहीं आ पाई। सिर्फ नारा दिया गया, तो नारा से नहीं होगा, धरातल पे काम करना होगा ना। धरातल पर काम नहीं हो रहा है झारखंड के? नहीं, आप बताइए सेंट्रल का कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है झारखंड में आया इस 24 वर्षों में? वो तो सर दूसरी बात है, अनाउंसमेंट से भी तो नहीं होगा, कर भी दिया गया होगा तो जब तक धरातल पे नहीं होगा। वही बोला क्योंकि जब तक धरातल पे नहीं होगा तो वो भाषण में देने से तो कुछ नहीं होगा। नितिन गडकरी जी जैसा कहते हैं कि हाईवे में जितना भी हेमंत जी ने मुझे कहा, वो मैंने पूरा समर्थन किया, सपोर्ट किया, ये सही है, हुआ है? नहीं, वो निश्चित रूप से नितिन गडकरी जी ने कुछ काम किया है, जो काम किया है वो इनकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब चलिए मैं आपसे 1 to 1 सारे लोगों से पूछ लेता हूँ एक बार, आप मुझे बता दीजिएगा, अगर आंसर ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार किसकी सरकार बन रही है झारखंड में? सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। इंडिया गठबंधन, मैं 1 to 1 ले रहा हूँ, किसकी बन रही है सर? अभी तो चूंकि 23 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। हालांकि दोनों यूपी और एनडीए जो है दोनों दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी है। मतलब अभी थोड़ा समय लगेगा। किसकी बनेगी सर आपके हिसाब से? अभी हम लोग भी वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच में है। हालांकि फाइट बहुत ज़बरदस्त है एनडीए और यूपीए में, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 50-50 है। क्या लगता है सर, इस बार कौन बनाएगा सरकार? सरकार जो है ना, मतलब बहुमत नहीं आएगा, त्रिशंकु रहेगा। त्रिशंकु रहेगा, ये देखिए सर ने बहुत मेन बात कही, क्योंकि अभी तक जो है डेफिनेट बोल रहे हैं सब लोग, डेफिनेट बोल रहे हैं, या तो हेमंत जी बना रहे हैं सरकार या बीजेपी बना रही है। आपने ये नई बात कही। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विकास सोरेन। विकास जी, तो विकास जी की दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है। हाँ बताइए, क्यों त्रिशंकु देख रहे हैं? त्रिशंकु क्यों इसलिए देख रहे हैं ना कि आपको दोनों बीजेपी और ये है, मतलब बीजेपी का अपना जो है सो ये है। एनडीए गठबंधन में क्या हुआ कि उसमें जो लोग संगठन बनाया था उसमें सीपीआई वाला लोग, वो लोग थोड़ा सा सीट में तालमेल नहीं हो पाया, और इधर जो है राजद कांग्रेस भी एक जगह दो जगह अपना दोस्ताना संघर्ष कर रहा है। ऊपर से एक ठो जयराम पातो फैक्टर भी है, तो अगर वो लाता है सीट अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर जयराम फैक्टर अगर नहीं बढ़ा तब तो फिर आपको जो है ना, अगर लाया सीट तो फिर उसको जरूरी होगा आपको बनाने में किसी को। त्रिशंकु रहेगी सर के हिसाब से। सर आपको क्या लगता है सरकार बनेगी किसकी?
शंकु ही अगला बोले हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। इंडिया सरकार फिर बन रही है। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी झारखंड में, क्या लगता है सर? अभी कहा नहीं जा सकता है। दोनों में इंडिया गठबंधन और राजा गठबंधन दोनों में कांटे की टक्कर है। अभी फाइट है, 50-50 है, क्या कहते हैं सर, किसकी सरकार बन रही है? हेमंत सरकार का बनेगा। हेमंत जी सरकार बना रहे हैं दोबारा। अच्छा, क्या कहेंगे सर? सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, और भारत में केंद्र में जब भाजपा की सरकार है और झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सोने में सुहागन, जनता वाहवाही लूटेंगे, रोजगार, नौकरी, जो भी क्षेत्र में कमियां लोग बताए वो पूरा हो जाएगा। ये तो 100% सत्य है कि कमियां है, लेकिन अगर झारखंड का विकास देखना चाहते हैं तो भाई केंद्र के साथ चलिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी तो एकदम चाहते हैं कि झारखंड को बहुत आगे ले जाए, लेकिन अब यहाँ का जो है युवा लोग पिसा रहे हैं, है ना, कुछ बाहरी भीतरी अंदर बाहर वाला कुछ हिसाब है। तो ये सब छोड़ छाड़ के अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब तो कुछ लग रहा है कि इस बार भाजपा सरकार बनाएगी और बहुत विकास होगा झारखंड। भाजपा सरकार बनाएगी, क्या कहते हैं सर? फाइनल आपसे बाइट ले रहा हूँ, फिर हो सकता है कि चुनाव के बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे मिलूँ आपको, एक बार आऊँगा जरूर यहाँ। देखिए, झारखंड में अभी टफ फाइट है, इसीलिए आप किसी पर नहीं कह सकते हैं कि वो सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो सिटिंग सरकार है तो उनका कार्य कुछ हद तक ठीक ही रहा, लेकिन सिटिंग एमएलए का जो है ना स्थिति ठीक नहीं रहा। इसलिए इसी तरह कहीं कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत जगह प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो सरकार रिपीट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों मुद्दा होता है। इसलिए कि चुनाव का माहौल है, और चुनाव का माहौल में आप किसी को, हम किसी का सपोर्टर हैं, आप किसी का सपोर्टर हैं, कोई पार्टी का सपोर्टर है तो अपने हिसाब से बयान देगा। लेकिन मेरे हिसाब से लड़ाई टफ है, सरकार किसी की भी बन सकती है। सरकार किसी की वजह से कुछ कहना चाहेंगे सर, या क्लोज करता हूँ इसको? मैं सर बहुत देर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत जय श्री राम, जय श्री राम, सभी राज्य जय श्री राम, जय श्री राम, सभी राज्य जय श्री राम। ठीक है, तो मैं इस वक्त भुरकुंडा में मौजूद था और लोगों से राय ले रहे थे हम लोग कि झारखंड में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या फिर से रिपीट करेगी हेमंत सरकार। तो आप वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार माहौल क्या है। मैं इसको आज के लिए यहीं क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।